India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सामाजिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 6 से माना है कि अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण अनुसूचित जातियों के भीतर अधिक पिछड़े लोगों को अलग से कोटा देने के लिए अनुमति है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उपवर्गीकरण की अनुमति देते समय राज्य किसी उपवर्ग के लिए 100% आरक्षण निर्धारित नहीं कर सकता। साथ ही राज्य को उपवर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्त के संबंध में अनुभवजन्य डेटा के आधार पर उपवर्गीकरण को उचित ठहराना होगा। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि 6 जज निर्णय के पक्ष में हैं, सभी एक मुश्त और एक मत हैं और ऐसे में बहुमत में 2004 के ईवी चनैया निर्णय को खारिज कर दिया है और जिसमें कहा गया था कि उपवर्गीकरण की अनुमति है और अनुमति नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि निर्णय में जस्टिस बेला त्रिवेदी ने असहमति जताई। 4 जजों ने कहा है कि ST/SC को क्रीमी लेयर से बाहर रखना चाहिए, यानी कि इस वर्ग के अमीर लोगों को दोबारा आरक्षण ना मिले। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के भीतर उपवर्गीकरण को बरकरार रखा है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाया। उनके अनुसार राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में उपवर्गीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन समूहों के भीतर और अधिक पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाए। 4 जजों ने कहा कि ST/SC को क्रीमी लेयर से बाहर रखना चाहिए, यानी इस वर्ग के अमीर लोगों को दोबारा आरक्षण न मिले। कोर्ट ने कहा कि राज्य को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उपवर्गीकरण करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने बहुमत से यह फैसला दिया। संविधान पीठ ने 2004 में ईवी चिनैया मामले में दिए गए 5 जजों के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि SC/ST में उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से दिए एक फैसले में कहा कि राज्यों के पास अधिक वंचित जातियों के उत्थान के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में उपवर्गीकरण करने की शक्तियां हैं। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने बाकी जजों से असहमति जताते हुए आदेश पारित किया। CJI ने कहा कि हमने ईवी चिनैया मामले में दिए गए फैसले को खारिज कर दिया है। उपवर्गीकरण अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि उपवर्गों को सूची से बाहर नहीं रखा गया है। फैसला पढ़ते हुए CJI ने कहा कि वर्गों से अनुसूचित जातियों की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मानदंड से ही पता चलता है कि वर्गों के भीतर विविधता है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 15-16 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राज्य को किसी जाति को उपवर्गीकृत करने से रोकता हो। हालांकि शीर्ष अदालत ने फैसले में कहा कि उपवर्गीकरण का आधार राज्यों द्वारा मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य आंकड़ों द्वारा उचित ठहराया जाना चाहिए। वह अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी ने असहमति जताते हुए अपने फैसले में कहा कि कार्यपालिका या विधायी शक्तियां के अभाव में राज्यों के पास जातियों को उपवर्गीकृत करने और अनुसूचित जातियों के सभी लोगों के लिए आरक्षित लाभों को उपवर्गीकृत करने की कोई क्षमता नहीं है। राज्यों द्वारा उपवर्गीकरण अनुच्छेद 341(2) के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना के साथ छेड़छाड़ के समान होगा। अदालत के न्यायमूर्ति BR गवई ने अलग दिए फैसले में कहा कि राज्यों को SC/ST में क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए और उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहिए।
वहीं शीर्ष अदालत ने कहा कि कोटा के लिए SC/ST में उपवर्गीकरण का आधार राज्यों द्वारा मानकों एवं आंकड़ों के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए। बहुमत के फैसले में कहा गया कि राज्यों द्वारा उपवर्गीकरण को मानकों एवं आंकड़ों के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए। पीठ में न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र मिश्रा शामिल थे। पीठ 23 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें से मुख्य याचिका पंजाब सरकार ने दायर की है, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले को चुनौती दी गई है। CJI ने अपने और न्यायमूर्ति मिश्रा की ओर से फैसला लिखा। 4 न्यायाधीशों ने अपने अपने फैसले लिखे, जबकि न्यायमूर्ति गवई ने अलग फैसला दिया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मामले पर 3 दिनों तक सुनवाई करने के बाद इस साल 8 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले को 2020 में पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में 5 जजों वाली पीठ ने 7 जजों वाली पीठ को सौंप दिया था। 5 जजों वाली पीठ ने पाया कि EV चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2005 एक SCC 394 में समन्वय पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, जिसमें कहा गया कि उपवर्गीकरण अनुमेय नहीं है। बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं की ओर से प्रतिनिधित्व किए गए राज्यों ने EV चिनैया मामले में फैसले की समीक्षा की मांग की है। साल 2004 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यों के पास आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उपवर्गीकरण करने का अधिकार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी वैभव कुमार को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैभव कुमार की इस तरह के आचरण उन्होंने किया है जैसे कोई गुंडा हो, मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में वो घुस गया हो। और सुप्रीम कोर्ट ने वैभव कुमार के वकील से पूछा कि क्या मुख्यमंत्री आवास निजी बंगला है, क्या इस तरह के गुंडों को मुख्यमंत्री के आवास में काम करना चाहिए। केजरीवाल के PA वैभव कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा उनकी जमानत खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी है। वैभव कुमार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुइयां ने मामले की सुनवाई अगले बुधवार तक टाल दी है। सुनवाई के दौरान वैभव के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि वैभव कुमार बीते 75 दिनों से हिरासत में है। सिंघवी ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि स्वाति मालीवाल ने घटना के 3 दिन बाद क्यों FIR दर्ज कराई, लेकिन वही वैभव की शिकायत उसी दिन दर्ज नहीं की गई। और ऐसे में सिंघवी ने कहा कि मालीवाल की चोटें गंभीर नहीं थी और सामान्य चोटें थी। वह घटना वाले दिन ही वह पुलिस स्टेशन गई थी। बता दें आपको, उन्होंने ये भी कहा लेकिन बिना शिकायत के ही वो वापस क्यों लौट आई। सुप्रीम कोर्ट पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हत्यारों और लुटेरों को जमानत मिल सकती है, लेकिन मालीवाल के मामले में वैभव कुमार पर जो आरोप है हम उन्हें खुले में भी नहीं पढ़ना चाहते हैं। जब मालीवाल ने वैभव को शारीरिक समस्या की वजह से मारपीट न करने की अपील की थी, तब भी ये व्यक्ति नहीं रुका। वह क्या सोच रहा था? सत्ता इससे सिर चढ़ गई थी। और बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की शिकायत पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के PA वैभव कुमार के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। मालीवाल ने शिकायत में कहा था कि जब वह 13 मई को सीएम आवास मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलने पहुंची थी तो वैभव ने उनके साथ मारपीट की। मालीवाल की शिकायत पर पुलिस ने वैभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया था और पुलिस का कहना है कि वैभव कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वैभव ने जमानत के लिए 27 मई को ट्रायल कोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां से जमानत खारिज होने के बाद सत्र न्यायालय में अपील की। वहां से भी निराशा के बाद वैभव ने हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन हाईकोर्ट में भी वैभव को राहत नहीं मिली और राहत देने से जब इनकार कर दिया, अब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वैभव ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामित्व को लेकर दाखिल सिविल वादों की पोषणीय माना तथा मस्जिद पक्ष की अर्जियां खारिज कर दी। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की कोर्ट ने 6 जून को सुरक्षित किया गया आदेश सुनाया। बता दें आपको कि मंदिर पक्ष के अधिवक्ताओं ने इसे श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति की दिशा में महत्वपूर्ण बताया है। अब मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। मस्जिद पक्ष की तरफ से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, मियाद कानून और वक्फ संपत्ति होने के आधार पर यह कहा गया था कि सिविल कोर्ट को वाद सुनने का अधिकार नहीं है। मंदिर पक्ष ने इस आपत्तियों को निराधार बताया था। भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव सहित 18 सिविल वादों में 15 की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने की और ये लगभग एक ही प्रकृति के थे। मथुरा के चर्चित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। इस मामले में हिंदू पक्ष ने 18 याचिकाएं दायर की थी और शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताया था। इसके साथ ही हिंदू पक्ष ने वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग भी की थी। हिंदू पक्ष की याचिका के बाद मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पोजीशन रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। यानी अब हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल हिंदू पक्ष की याचिकाओं को पोषणीय माना और कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि इन याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 31 मई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। हाईकोर्ट के फैसले से ये तय हो गया है कि मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य है। 12 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि अब इस मामले में अयोध्या की तर्ज पर सुनवाई होगी। 4 साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था और यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेके 4 महीने की काफी डिटेल सुनवाई हुई है और आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट हैं होल्ड किया है कि ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेन में हैं और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा। हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम अपनी एविडेंस लीड करें और इन द मीन टाइम जो एडवोकेट कमीशन के सर्वे पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पे रोक लगाई है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम इन द मीन टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे। साथ ही साथ इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल करेंगे। ये फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया है। तकनीकी टर्म्स में कहा जाए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली अर्जी खारिज कर दी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने याचिकाओं की पोषणीयता को चुनौती दी थी। यानी हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी। मौजूदा समय में मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के ठीक बगल में शाही ईदगाह मस्जिद स्थित है। 11 एकड़ में मंदिर है और 2.37 एकड़ हिस्सा शाही ईदगाह मस्जिद के कब्जे में है। ये पूरा विवाद इसी 13.37 एकड़ जमीन के एक छत्र कब्जे को लेकर है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये पूरा परिसर श्री कृष्ण जन्मभूमि है और मंदिर तोड़कर ही यहाँ मस्जिद बनाई गई थी। ये विवाद लगभग 350 साल पुराना है। कहा जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में साल 1670 में श्री कृष्ण जन्मस्थली को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। आगे चलकर इस पर मराठाओं ने मंदिर बनाया और इसका नाम केशव देव मंदिर हो गया। फिर 1815 में अंग्रेजों ने यहाँ की जमीन नीलाम की तो उसे काशी के राजा ने खरीद तो लिया, लेकिन मंदिर नहीं बनवा पाए और जमीन खाली पड़ी रही। 1944 में ये जमीन जुगल किशोर बिड़ला ने खरीदी। 1951 में श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट बना और उसी ट्रस्ट को ये जमीन दे दी गई।
ट्रस्ट के पैसों से ही 1953 से 1958 के बीच ये मंदिर बना। 1958 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान नाम की नई संस्था बनी, जिसने 1968 में मुस्लिम पक्ष से समझौता किया। इसी समझौते को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया। समझौता था कि मंदिर और मस्जिद दोनों इसी जमीन पर रहेंगे। हालांकि अब श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट का कहना है कि वह इस समझौते को नहीं मानता, क्योंकि समझौता करने वाली संस्था का जन्मभूमि पर कोई कानूनी दावा नहीं है। अब हिंदू पक्ष ने कोर्ट में अपील की है कि इस परिसर का सर्वे कराया जाए और यहाँ मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका वापस ली, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यमुनानगर के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह की गिरफ्तारी रद्द करने के पंजाब हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू के अनुरोध पर न्यायालय ने कानून के सवाल को खुला रखने पर सहमति व्यक्त की कि क्या प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलाशी के दौरान किसी व्यक्ति की गतिविधियों पर रोक लगा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने मामले में सुनवाई की। सुनवाई की शुरुआत में एएसजी एसवी राजू ने 3 जजों की पीठ को अवगत कराया कि ईडी के इस याचिका पर जोर नहीं देना चाहता और ऐसे में हालांकि उन्होंने न्यायालय से कानून के सवाल को खुला रखने का अनुरोध किया। इसके अनुसरण में न्यायालय ने कानून के सवाल को खुला रखते हुए वर्तमान एसएलपी को वापस ले लिया। हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने माना कि जिन व्यक्तियों के परिसरों की तलाशी ली जा रही है उन्हें अपने दैनिक कार्यकलापों को करने से कोई नहीं रोक सकता है। इस प्रकार हाईकोर्ट ने माना कि ईडी को व्यक्तियों यानी वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं की परिसर के भीतर गतिविधियों को रोकने का अधिकार नहीं है। आरोपों के अनुसार याचिकाकर्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों को ईडी ने 4 जनवरी से 8 जनवरी 2024 तक अवैध रूप से हिरासत में रखा, जब उनके घरों पर तलाशी और जब्ती हुई। रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति ने इस व्यक्ति या उसके कब्जे में करता किसी चीज के बारे में कुछ छुपाया है, उक्त व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है और उक्त संपत्ति रिकॉर्ड को जब्त किया जा सकता है। हालांकि ऐसे मामलों में भी जिस व्यक्ति की तलाशी ली जाती है उसे 24 घंटे के भीतर निकटतम राजपत्रित अधिकारी के पास ले जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने अधिनियम की धारा 18 से अपनी ताकत हासिल की है। इसने कहा कि ऐसे मामलों में जहां ईडी के पास ये मानने का कारण है, जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाना है कि किसी व्यक्ति ने इस व्यक्ति या उसके कब्जे में किसी चीज के बारे में कुछ छिपाया है, उक्त व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है और उक्त संपत्ति रिकॉर्ड को जब्त किया जा सकता है। हालांकि ऐसे मामलों में भी जिस व्यक्ति की तलाशी ली जाती है उसे 24 घंटे के भीतर निकटतम राजपत्रित अधिकारी के पास ले जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सेक्रेटरी जनरल से मामले में प्रासंगिक दस्तावेजों के गुम होने से संबंधित चूक पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। इन चूकों के कारण कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 1 घंटा बर्बाद कर दिया। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल के बेंच अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 43 जुड़े हुए मामले थे, जबकि पहली पेपर बुक कोर्ट के सामने उपलब्ध थी। बता दें आपको, दूसरे नहीं पाई। बता दें कि इसके बाद कोर्ट की सहायता के लिए संबंधित अनुभागों से एडिशनल रजिस्ट्रार सहित कर्मचारियों को बुलाया गया। हालांकि जब पहले 45 मिनट तक कर्मचारी दस्तावेजों का पता नहीं लगा पाए तो कोर्ट ने रजिस्ट्रार को बुलाया। वे भी कोर्ट की सहायता करने की स्थिति में नहीं थे। कोर्ट ने कहा कि आगे 1 घंटे से अधिक समय बर्बाद करने के बावजूद कोई आउटपुट नहीं मिला है, क्योंकि सुनवाई के लिए प्रासंगिक फाइल दस्तावेजों का पता नहीं लगाया जा सका है। हम सेक्रेटरी जनरल से अनुरोध करते हैं कि वे चूक की जांच करें और इस संबंध में 10 दिनों के भीतर चैम्बर में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि रिपोर्ट में दोषी व्यक्ति का उल्लेख होना चाहिए। अतः मामले को 6 अगस्त को फिर से सूचीबद्ध किया गया। ये पहली बार नहीं है कि कोर्ट ने रजिस्ट्री को उसकी चूक के लिए फटकार लगाई है।
इससे पहले जस्टिस जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना मामले को सूचीबद्ध करने के खिलाफ रजिस्ट्रार न्यायिक से स्पष्टीकरण मांगा था। कोर्ट ने रजिस्ट्रार को चूक की जांच करने और 1 सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। जनवरी में जस्टिस अभय एस ओक की अध्यक्षता वाली पीठ ने निराशा के साथ कहा कि सिविल अपील को शुक्रवार को सूचीबद्ध करने के बजाय निर्देशानुसार गुरुवार को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। जस्टिस ओक ने मौखिक रूप से ही कहा कि चिंता की बात यह है कि स्टाफ के कुछ सदस्यों ने सिविल अपील की सूचीबद्ध करने के न्यायिक आदेश को दरकिनार कर दिया। एक अन्य मामले में जस्टिस ओक ने पिछले साल न्यायालय के आदेश का पालन न करने के लिए कोर्ट मास्टर्स पर दोष मढ़ने के लिए रजिस्ट्री की खिंचाई की और बता दें आपको कि इसे बेहद खेदजनक स्थिति बताया था। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.